Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम के भारती, गोल इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री फैकल्टी। आज आप लोगों को इनऑर्गेनिक का कुछ क्वेश्चंस जो AITS मेजर टेस्ट 6 में आया था, जो 21 अप्रैल को आपने दिया था, तो उसमें इनऑर्गेनिक के जितने क्वेश्चंस हैं उसी के बारे में आज डिस्कशन करने जा रहा हूं। और उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103 को। इनऑर्गेनिक की शुरुआत होती है 103 नंबर के क्वेश्चन से। उसमें कहता है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज। तो ग्रुप 13 में आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर और एक लिस्ट भी देखा होगा NCERT में। उसमें आपने ये पाया होगा कि इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, लेकिन बोरॉन फैमिली में क्या है कि शुरू में डिक्रीज करेगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा जो है वो इंक्रीज करता चला जाता है। तो हल्का सा इंक्रीज करेगा। तो बोरॉन फैमिली में देखिए, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये है क्वेश्चन नंबर 103। ग्रुप नंबर 13। तो टॉप टू बॉटम घटेगा तो यहां पर घटेगा श्योर, लेकिन ये जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। ये एक्सेप्शनल, बहुत जगह पर ग्रुप नंबर 13 जो है ना, तो एक्सेप्शन में चलाता है। उनमें से एक ये भी है। तो आपने देखा कि ये ऑर्डर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन ये बोरॉन जो है वो सबसे नीचे आ जाएगा, सबसे ज्यादा में। अब देखिए ये ऑर्डर आपको कहां मिल रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में कहता है कि द इनकरेक्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ जेनन फ्लोराइड। जेनन फ्लोराइड का इनकरेक्ट रिएक्शन, आप लोग ये तो जानते हैं ना कि जेनन इनर्ट गैस है और वो फ्लोराइड के अलावा किसी और कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जेनन का आई जो है ना, वो ऑक्सीजन के आई के अप्रोक्सीम होता है। तो जब ऑक्सीजन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है तो जेनन क्यों नहीं करेगा? उसीलिए जेनन के फ्लोराइड के बारे में यहाँ पर जो एक्सेप्शनल पॉइंट है उसी को आपको चुनना है, जो इनकरेक्ट माना जाएगा। तो देखिए जेनन डाइफ्लोराइड, क्वेश्चन नंबर 104। जेनन डाइफ्लोराइड PF5 के साथ रिएक्शन करेगा। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा सिज्विक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी। फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 6, और इसमें जो दिखा रहा है कि जेनन फ्लोराइड फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन किया तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है। पहला रिएक्शन तो सही है। दूसरे रिएक्शन को गौर से देखिए, जेनन हेक्साफ्लोराइड और लिथियम फ्लोराइड। लिथियम एक मेटल है फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड, और यहां पर लिथियम पर चार्ज आ गया प्लस। यही जो है वो इनकरेक्ट है। आयनिक फॉर्म ये कंपाउंड नहीं शो करेगा, यानी कि लिथियम का आयन फॉर्म, यानी कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करने की वजह से सेकेंड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। तो आपने NCERT में भी पढ़ा होगा कि एस ब्लॉक के लिथियम और बेरिलियम एसेंशियली कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, नॉट आयनिक। तो यहाँ पर आयंस यानी आयनिक नेचर शो करेगा ही नहीं, इसलिए ये आंसर जो है वो गलत है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर पूछता है, ये है ऑप्शन नंबर 2। इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 117। 117 इसमें हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा आपने H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों एजेंट का काम करता है। रिडॉक्स एजेंट कहलाता है वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों तरह का नेचर शो करता है। अब उसके बारे में रिएक्शन दिखा रहा है कि कौन सा रिएक्शन इसमें से इनकरेक्ट होगा। तो देखिए H2O2 का कॉन्टेक्ट अगर किसी रिड्यूसिंग एजेंट से होता है
तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसका मतलब है कि H2O2 उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। फेरस कंपाउंड एक बहुत बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होता है +2 स्टेट, और वो चाहेगा +3 स्टेट में स्टेबलाइज होना, इसलिए H2O2 एसिडिक मीडियम में उसको कन्वर्ट कर देता है। ये बात याद रखिएगा। पहला रिएक्शन बिल्कुल सही होगा कि H2O2 ऑक्सीडाइज करके Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा। फिर देखिए MnO4 परमैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करेगा, और वो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन दिखाता है ना, तो मैग्नीज जो है वो +2 स्टेट में आता है। ये बात आप लोगों ने कई बार सुनी होगी और एनसीईआरटी में भी रिवीजन किया होगा ना, तो उसमें भी देखा होगा कि एसिडिक मीडियम में परमैग्नेट आयन कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 के रूप में। वो बिल्कुल सही है। अब चलिए तीसरा ऑप्शन को देखिए। क्लोराइड आयन इज रिड्यूस्ड टू HOCl इन एसिडिक मीडियम। HOCl तो खुद एसिड है, हाइपोक्लोरस एसिड, और यहाँ पर कहेंगे हम लोग कि क्लोराइड आयन जो है ना वो रिड्यूस नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि -1 यहाँ है, और HOCl में देखिए 117 के क्वेश्चन में Cl पर -1 है। अगर हम एसिडिक मीडियम में H2O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखेंगे आप कि अगर HOCl का फॉर्मेशन यहाँ दिखा रहा है तो यहाँ पर तो +1 है, तो -1 से +1 बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। इंक्रीजिंग का मतलब है ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे से रिड्यूस कैसे हो जाएगा? स्वाभाविक है। इसलिए ये आंसर जो है वो गलत है थर्ड ऑप्शन में। यही है जो गलत आंसर है। इस तरह से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कुछ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 118। इसमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो हैलोजन फैमिली में है इसका ऑर्डर सही कौन होगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हैलोजन फैमिली में आप लोग एक्सेप्शनली सुना होगा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज का इन्वर्सली होता है, लेकिन यहां पर फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन में और क्लोरीन में आप देखेंगे कि फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से वह जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना वो डेंसिटी ज्यादा शो करेगा। तो हायर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से वो नहीं कर पाता है, वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 और 120 का ये जो क्वेश्चन है उसमें आपने देखा होगा कि 120 में विच रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ऑटोरिडॉक्स या डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, एटम का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों काम हो जाता है, उसे कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। अब आपको देखना है इसमें, अगर आप गौर से देखेंगे ना और थोड़ा सा भी याद होगा पढ़ते समय जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है कि अमोनियम डाइक्रोमेट में नाइट्रोजन जो है वो फ्री हो गया और नाइट्रोजन पर हो गया 0। ऑप्शन नंबर 4 में कि NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 ये कन्वर्ट हो रहा है N2 प्लस Cr2O3 में और H2O में। अब यहां देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6, यहां हो गया +3, यहां पर है नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन नंबर -3 है ना, और इसलिए यहां पर देखेंगे आप कि अगर इस जगह पूरे पर +1 होता है तो चूंकि नाइट्रोजन पर निकालना हो, यहां पर है 0, तो इस नाइट्रोजन का इंक्रीजिंग हो गया और इसका जो है वो डिक्रीजिंग। अब यहां पर कहेंगे कि यह रिएक्शन जो शो कर रहा है
वो अपने आप एक ही एलिमेंट का कोई दो तरह का कम फंक्शन नहीं हुआ है। इसका हो गया है -3 से 0 बढ़ गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया रिडक्शन। तो दोनों एलिमेंट अलग अलग है, तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं करेंगे। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं? तो क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन पर -1 लिखा हुआ है, अब क्लोरेट आयन जो लिखा हुआ है ना उस पर +5 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा कि क्लोरीन और OH पर माइनस जो है ना वह क्लोराइड आयन और ClO3 पर 1 माइनस, यहां हो गया +5, यहां हो गया -1, +5 -1 और ये है 0। ये हो गया रिडॉक्स, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि एक ही एलिमेंट 0 का घट भी गया और बढ़ भी गया, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एक ही कंपोनेंट का, इसलिए कहलाता है डिसप्रोपोर्शनेशन। H2O2 में देखिए, H2O2 में क्या है कि यहां पर -1 ऑक्सीडेशन नंबर और ये हो गया H2O पर 0, H2O पर -2 और ऑक्सीजन पर 0। तो H2O में ये -2 -1 से 0 हो गया, अब -1 से -2 हो गया, बढ़ भी गया घट भी गया, हो गया डिसप्रोपोर्शनेशन। उसी तरह से देखिए तीसरा ऑप्शन में Cu+, Cu+2 और Cu, यहां हो गया 0, +1 से +2 हो गया, बढ़ गया, अब +1 से 0 हो गया, मतलब इन तीनों में डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है, इसी में सिर्फ नहीं हो रहा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 में दिखा रहा है कि रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल के लिए एप्लीकेबल इनमें से कौन नहीं है। चलिए आपको मेटलर्जी की ओर ले चलते हैं, और मेटलर्जी में आप लोगों ने देखा होगा कि इनमें से वो कौन सा प्रोसेस है जो क्रूड मेटल को रिफाइन करने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखिए डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन उस मेटल के लिए होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। वोलेटाइल मेटल्स आप लोग को याद होगा, ग्रुप नंबर 12 जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये कहलाते हैं वोलेटाइल मेटल्स। और जो वोलेटाइल मेटल्स हैं उसका डिस्टिलेशन के द्वारा प्यूरिफिकेशन हो सकता है। तो पहला ऑप्शन पे ए पॉइंट जो है वो सही लिखा हुआ है। बी को देखिए लिक्वेशन, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना। टीन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, मात्र 232 डिग्री सेल्सियस, और जिस मेटल का जो सॉलिड स्टेट में हो और मेल्टिंग पॉइंट कम हो, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं और उसका नाम है लिक्वेशन। दूसरा भी बी भी सही है। सी को देखिए वैन आयरकर प्रोसेस, जिरकोनियम वो एलिमेंट है जो टाइटेनियम फैमिली में है, और टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम ये तीनों एक ही ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 4 में, और इसी के लिए एप्लीकेबल है वैन आयरकर प्रोसेस जो बेस्ड ऑन वोलेटाइल एंड स्टेबल आयोडाइड फॉर्मेशन। मॉन्स प्रोसेस को देखिए, मॉन्स प्रोसेस मेनली फॉर निकल ड्यू टू वोलेटाइल एंड स्टेबल कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो निकल के लिए एप्लीकेबल, यह भी सही है। ऊपर के चारों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। कॉपर को देखिए, कॉपर का कॉलम क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी हम लिटिल अमाउंट में कलर्ड कंपोनेंट को आइसोलेट करने के लिए यूज करते हैं। अब कॉपर एक मेटल है, इसलिए ऑप्शन ई जो है वो बिल्कुल गलत है, और गलत आंसर को ही पहचानना है तो ओनली ई आ गया, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो 124 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए 125 क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 पता लगाना है इनमें से करेक्ट कौन या कौन कौन है। चलिए आपको बताते हैं कुछ एग्जांपल्स, स्टेटमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दिया हुआ है। A3B3 क्वेश्चन नंबर 125 में MA3B3 इस तरह के कंपाउंड जब कभी रहेंगे ना कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सीस और ट्रांस नहीं किया जाता है। सिर्फ ऐसे कॉम्प्लेक्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है ना, तो उसको फेस और मर फॉर्म कहते हैं। यानी कि ये आता है फेस फॉर्म और मर फॉर्म, फेस एंड मर फॉर्म। वही चीज यहां लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन को देखिए, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट कैनॉट बी सुपरइम्पोज्ड आर कॉल्ड कायरल। तो कायरल पॉइंट जो कहलाता है ना, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट भी देखिए, बिल्कुल सही है कि कैनॉट बी सुपर इम्पोज्ड, बिल्कुल सही है। तीसरे को देखिए, इन PtCl2 और इथिलीन डायमीन का 2 मॉलिक्यूल, यानी कि ये कंपाउंड सीस और ट्रांस, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और आप लोगों को बता दें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब सीस फॉर्म में होता है ना, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। सीस फॉर्म में नहीं आता है, सीस फॉर्म में प्लेन ऑफ ज्योमेट्री नहीं आता है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आने की वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, इसलिए जितना भी ट्रांसफॉर्म होता है ना, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यानी कि पॉइंट नंबर सी भी बिल्कुल सही है कि सीज फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा लेकिन ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये बिल्कुल सही है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसलिए नहीं होता है कि चारों कॉर्नर, चारों पॉइंट जो टेट्राहेड्रल का होता है ना, वो इक्वल डिस्टेंस पर है। 3D स्ट्रक्चर है वो। तो ड्यू टू इक्वल डिस्टेंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये क्लास में डिस्कस किया जाता है। यानी इत्तेफाक से इसमें चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर पहचानना है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 127, और 127 में एक क्वेश्चन है मैच करने वाला। मैच करने वाले क्वेश्चन को देखिए, जो आपने पढ़ा होगा वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडेशन। उसमें कहता है कि ICl3 नहीं IF3 का इधर से कॉलम 2 से मैच करवाइए। तो IF3 ये है T शिफ्ट, पढ़ा होगा आपने। PCl4 ये है टेट्राहेड्रल। जेनन टेट्राफ्लोराइड ये है स्क्वायर प्लेनर, और जेनन ट्राइऑक्साइड ये है पिरामिडल। यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मैच करवाते हुए, और ये पढ़ा होगा आपने हाइब्रिडेशन में, NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 128, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बार फिर ऑर्डर आ गया है। इसी सवाल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ग्रुप नंबर 13 में था पहले, अब आ गया ग्रुप नंबर 14 में। और 14 वाले को देखिए कि यहाँ पर आप लोगों को ये बता दें कि एक्सेप्शनली जहां नॉन मेटल होता है और मेटल होता है और मेटल वाइट, तो उसमें कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स होते हैं जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बोरोन फैमिली में भी, फिर कार्बन फैमिली में भी, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, नो डाउट। लेकिन वीक मेटल होने के कारण लेड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा ज्यादा होता है और सबों से। कार्बन का सबसे ज्यादा, उसके बाद लेड का, और लेड का ज्यादा होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन से। इसलिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन का अप्रॉक्स सेम होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं, अप्रॉक्स सेम होता है। इसलिए इसमें मिला जो कर आप कह सकते हैं कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 को देखिए। 130 में कह रहा है इनमें से कलरलेस कंपाउंड कौन है। आप तो पढ़े ही होंगे कि जिंक फैमिली कोई भी कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, और इसलिए सही आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख गया कि जिंक फैमिली कभी कलर्ड नहीं बनाता है, कलरलेस बनाता है, और कलरलेस ही पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये था सेक्शन ए का क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक में पूछा गया था। सेक्शन बी में जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 140, और क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा गया है कि जो एलिमेंट हेमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों में प्रेजेंट रहते हों
हेमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, और क्लोरोफिल में, ये बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि हेमोग्लोबिन हेमेटाइट, आयरन का ये है हेमेटाइट, हेमोग्लोबिन मिलता जुलता नाम है ना, और ये आयरन को इंडिकेट करता है, इसलिए हेमोग्लोबिन में आयरन होगा, और आयरन तीन जगह पहला दिया हुआ है। अब दूसरे को देखिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, तो आयरन के बाद मैग्नीशियम कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये था 140 का क्वेश्चन। अब आपके पास इस सेक्शन बी में इनऑर्गेनिक के सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। 145 क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 145, इसमें कहता है कि नॉन पोलर इनमें से कौन है। तो पोलर तो अमोनिया है ही, CH2O, CH2O एक्चुअली HCHO है। अल्डिहाइड, चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए यह शो करेगा पोलरिटी और ये पोलर हो जाता है ड्यू टू नॉन सिमेट्रिकल, यानी कि अनसिमेट्रिकल ट्रायगोनल प्लेनर, ये पोलर हो जाएगा। पूछता है नॉन पोलर कौन है, PCl5, PCl5 नॉन पोलर है, आंसर होगा PCl5, ये कहलाता है नॉन पोलर। इसी को पहचानना था आप लोगों को, और ये ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। अब चलिए आखिरी सवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो। जब इन जनरल आयन में देखिएगा तो जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो वो कहलाता आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन को भी देखना पड़ता है, और उसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो भी अगर मैच कर जाए तब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। इसलिए अगर आप देखें कॉन्फ़िगरेशन करके तो ऑप्शन नंबर 4 में कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है, Cu+, यानी कि क्वेश्चन नंबर 146 Cu+2 और Zn+2, इसमें इलेक्ट्रॉन रह गए 28, इसमें इलेक्ट्रॉन रह गए 27, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो नहीं सकता, इसलिए यही है उसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो ये था आपके AITS का मेजर टेस्ट 6 जो आपने दिया था 21 अप्रैल को। इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे और बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा आपको इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस बनाने में। यही था आज का टॉपिक इनऑर्गेनिक के लिए क्वेश्चंस का डिस्कशन, और अगले क्लास में इनऑर्गेनिक का एक्सप्लेनेशन लेकर फिर आएंगे, और उसमें AITS का कोई न कोई नेक्स्ट एग्जाम टेस्ट होता रहेगा। तब उसके लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।